सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो लास्ट हमारे जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं टेंस के, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेंस होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, टेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, टाइम या सेंटेंसेस, और किस तरीके से टेंस को अप्रोच करना चाहिए ताकि हम अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख सकें। और उसी क्रम में हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमारा सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट देखे कि पॉसिबली कितने तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका हम लोग टेंस में प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कई बार जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए तो जो बेस बनने वाला है वो सब्जेक्ट ही बनने वाला था। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाए, इसके बारे में हमने बहुत एक शायद अलग तरीके से डिस्कशन किया चार्ट्स के माध्यम से, जहां हम एक ही जगह सारे हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से देख सकते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि कहां कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाना चाहिए। ठीक है गाइस, सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है। हमारा सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो मेन वर्ब के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि किस मेन वर्ब के साथ में कैसे, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब यूज होती है और वहां पर हमें किस किस तरह की सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, तो मेन वर्ब जो है हमारा कंसर्न है आज का कि मेन वर्ब का इस्तेमाल कहां किस तरीके से किया जाना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। कलर, ये तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का क्या मतलब है कि काम जो हो रहा है उस काम को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो मुख्य क्रिया कहलाएगी या मेन वर्ब कहलाएगी। कि कौन सा काम हो रहा है, भाई पढ़ने का हो रहा है, लिखने का हो रहा है, खाने का हो रहा है, पीने का हो रहा है, जीने का हो रहा है, मरने का हो रहा है, आने का हो रहा है, जाने का हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो उस कार्य को बताने के लिए हम लोग मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, तो मेन वर्ब जो है उसका चार्ट फिर से आपके सामने है। आई होप ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और प्रीवियस चार्ट्स की तरह ये भी हेल्पफुल रहे। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें और मैं इस पर सब जगह कुछ ना कुछ लिख दूं, कुछ ना कुछ एरोज बना दूं, मैं चाहता हूं जब तक ये साफ सुथरा है आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। इसे भी आप, अगर आपके लिए बेटर होगा कि जहां आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाया है उसके बिल्कुल पास ही, यानी कि 2 पेज होते हैं कॉपी पे, तो ऐसी कुछ कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सामने रहे तीनों चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तीनों एक साथ हम देख पाए जब भी हम देखना चाहें। ठीक है गाइस, तो ऐसी जगह पर इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा पिछली बार की तरह कि इसे नोट कीजिए, खुद से नोट कीजिए। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सिंपल टेंस में कौन कौन सी वर्ब्स यूज होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी वर्ब यूज होती है, परफेक्ट में कौन कौन सी यूज होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन कौन सी अदर वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, तो मैं सबसे पहले सिंपल को छोड़ देता हूं, सिंपल की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात शुरू करता हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस से, क्योंकि यहां पर हमें डेटा बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, बिना इस चीज से प्रभावित हुए या इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं या हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होने वाला है। सेम बात परफेक्ट के साथ भी अप्लाई होती है कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है।
सेम आ गए हमारे यूनिवर्सल भिखारी भाई साहब, जिन्होंने पिछली वीडियो के अंदर हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी मांग ली थी परफेक्ट टेंस से, कि भैया परफेक्ट टेंस हैड दे दो तो मैं हैड बीन बना लूँ, हैज़ हैव दे दो तो मैं हैज़ बीन हैव बीन बना लूँ, विल शैल हैव दे दो तो मैं विल हैव बीन बना लूँ और शैल हैव बीन बना लूँ। बिल्कुल वही हरकत यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी जो मेन वर्ब के रूल्स हैं वो यहाँ से उधार ले लिए कि भैया कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मुझे भी दे दो, ताकि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सहायता से अपना सारा के सारे सेंटेंसेस बना लूँ, अपना सारा काम निपटा लूँ। ठीक है गाइस, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है 75%, जो कि इतना इजी पार्ट है कि पढ़ते ही याद हो जाता है, देखते ही समझ में आ जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है अगर ये टेंस दिखाई दे तो। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है अगर हमारा परफेक्ट टेंस आता है तो। लेकिन हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आज का वो एक्चुअल में होने वाला है सिंपल टेंस को लेकर के, कि सिंपल टेंस में हमें किस तरह की वर्ब्स दिखाई देती हैं, और जहां स्लैश होंगे वहां रूल आएगा। जहां पर अथवा वाली स्थिति बनेगी ना, हर अथवा में नियम है, हर अथवा में एक नियम दिखाई देता है कि ऐसा क्यों है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ऐसा क्यों है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई स्लैश नहीं है, यहां पर कोई स्लैश नहीं है, तो स्लैश नहीं है तो यहां पर कोई नियम भी नहीं आएगा। ठीक है गाइस, यहां स्लैश नहीं तो नियम भी नहीं। अगर स्लैश आएगा तो नियम आएगा, स्लैश नहीं आएगा तो नियम भी नहीं आएगा। इनमें से देखो कहीं पे भी स्लैश दिख रहा है क्या? अथवा वाला चिन्ह नहीं दिख रहा तो कोई भी नियम नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बात खत्म हो गई। चाहे वाक्य कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहां पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा इन दो जगहों पर, और क्योंकि इन दो जगहों पर फर्क पड़ेगा तो हम डिस्कस भी यही करने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए, कब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाए। पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए, पहला क्वेश्चन। कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस यूज किया जाए, दूसरा क्वेश्चन। कब आईईएस यूज किया जाए, तीसरा क्वेश्चन। और कब एस यूज किया जाए, चौथा क्वेश्चन। यानी कि यहां पर हमें एक सवाल का जवाब ढूंढना है और यहां पर हमें 4 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सरल से शुरुआत करते हैं, तो हमने पहले इसकी बात करी, उसके बाद इसकी बात की, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं। फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई भी वाक्य बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा तो फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद रखने के लिए मैं हमेशा एक वाक्य बोलता हूं, एक सेंटेंस को समझ लो कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो। इस बात को बिल्कुल ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इससे पता है क्या होता है कि आपने कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो बोल करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को इसमें सम्मिलित कर लिया। तो एक सेंटेंस अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपके टोटल 6 टेंस सॉल्व हो जाते हैं, 3 कॉन्टिन्यूअस के और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वाक्य अगर आप बोलते हैं तो बाकी के 3 भी आपके याद हो जाते हैं। यानी इन 2 वाक्यों को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो हमें कभी भी 12 में से 9 टेंस में कोई टेंशन नहीं है। सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम सिंपल फ्यूचर टेंस को याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे कि पास्ट टेंस के अंदर ऐसा क्या है या किस आधार पे हमें पता चले कि कहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है गाइस, तो इसे भी नोट करते हुए चलिए साथ के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है आज का सारा, आपको नोट करना चाहिए इसे, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने का जो बेस है, जो आधार है, वो है सेंटेंस। यानी कि वाक्य के प्रकार पर निर्भर होगा।
वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे निर्भर है भैया? वाक्य के प्रकार पर निर्भर है कि किस तरह का वाक्य है, उससे पता चल जाएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, वाक्य हमारा सकारात्मक है, जहां कार्य का होना दिखाई दे रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। किसका प्रयोग करेंगे यहां पे हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने मेन वर्ब यहां पे ली थी गो। कौन सी ली थी? मेन वर्ब मैंने यहां पे ली थी गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो गो, वेंट, गॉन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही मेरा वाक्य सकारात्मक आया, अफर्मेटिव आया, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया और यहां पर गो से क्या बना लिया? वेंट बना लिया। लेकिन अगर मेरा वाक्य नकारात्मक है, अगर मेरा वाक्य नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे हमेशा क्या यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। इन सभी स्थानों पर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा? आई डिड नॉट गो टू पटना। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई गो टू पटना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई नॉट गो टू पटना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि वाक्य सकारात्मक हो, सिंपल पास्ट टेंस में, सामान्य भूतकाल में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, और अगर सकारात्मक ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। यहां तक की बात समझ में आई? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। चलो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक अलग से रूल डिस्कस किया था, याद हो तो, डू फैमिली को लेकर के। क्या था वो रूल? कि हम कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू फैमिली का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो वहां पर हम डू फैमिली का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये रूल डिस्कस किया था क्या ये रूल डिस्कस? कि सकारात्मक वाक्यों में डू फैमिली का प्रयोग नहीं होता, नकारात्मक प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में डू फैमिली का प्रयोग होता है, किया जाना चाहिए। ठीक है गाइस? तो डू फैमिली में सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, अभी टेंस कौन सा चल रहा है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब प्रयोग करते हैं? तो हम यूज करते हैं डिड का। किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे डिड है, राइट? तो जहां जहां डिड आए वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, और जहां डिड नहीं आए वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। सिंपल सी बात है भाई। एक नियम एक जगह याद कर लिया ना, उसका दूसरी जगह फायदा उठाने में दिक्कत क्या है? क्योंकि नियम तो बिल्कुल एक जैसा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात। ठीक है? इसको आप एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं कि जहां जहां डिड आएगा वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जहां डिड नहीं आएगा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है? सिंपल, फेयर इनफ कि जहां डिड का प्रयोग हुआ वाक्य सिंपल पास्ट में गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का प्रयोग नहीं हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है? तो याद रखने का एक छोटा सा ये तरीका है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल आता है, जहां पर हमें 3-4 चीजें डिस्कस करनी है, तो हमारे इस टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस, आईईएस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? मुझे उस क्रम से याद है एस, ईएस, आईईएस, इसलिए मुंह से वैसे ही निकलता है, स्वाभाविक, लेकिन लिखा हुआ है ईएस, आईईएस और एस। ठीक है गाइस? तो यहां पर पिछले वाक्य में हमने, पिछला जो हमारा रूल था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि केवल और केवल वाक्य के आधार पर हम तय कर पाएंगे। किसके आधार पर तय कर लेंगे? केवल वाक्य के आधार पर तय कर लेंगे। लेकिन यहां केवल वाक्य के आधार पर तय नहीं होगा, केवल वाक्य के आधार पर तय नहीं होगा। यहां आधार 2 होंगे। पहला आधार होगा वाक्य। पहला आधार क्या होगा? वाक्य।
दूसरा आधार होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो यहां पर दो चीजें हमें एक साथ देखनी है, पहली चीज कर्ता देखना है सब्जेक्ट कैसा है, दूसरी चीज वाक्य देखनी है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस और सब्जेक्ट दोनों देखेंगे, यानी वाक्य का प्रकार भी देखेंगे और कर्ता को भी देखेंगे। मान लीजिए कि वाक्य मेरा सकारात्मक है, सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि डी कोड का होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, आईएस या एस का प्रयोग किया जा सकता है जब ये दोनों परिस्थितियां हमें यहां मिलेंगी। अगर ये दोनों परिस्थितियां हमें यहां मिलती है कि सेंटेंस भी सकारात्मक है और सब्जेक्ट भी डी कोड का है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, आईएस या एस का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक चीज उपलब्ध है, एक नहीं है, या दोनों ही उपलब्ध नहीं है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या था हमारा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब किया जाए, तो उसका सीधा सीधा जवाब हमें यहां मिल जाता है कि जब ये दो परिस्थितियां किसी वाक्य में ना दिखाई दें, ये दोनों या दोनों में से कोई एक अगर किसी वाक्य में दिखाई नहीं देती तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वहां प्रयोग करते हैं। अन्यथा सेंटेंस भी अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ऐसी परिस्थिति में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो ईएस लगाएंगे या आईईएस लगाएंगे या एस लगाएंगे। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ऐसा क्या हो रहा है या यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दो तरह के उदाहरण दूंगा, दोनों उदाहरणों को ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला वाक्य मेरा यहां आता है, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो में क्या हुआ, वाक्य मुझे मिला सकारात्मक, वाक्य मुझे कैसे मिला, सकारात्मक मिला। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, तो सब्जेक्ट मेरा डी कैटेगरी का सब्जेक्ट मुझे चाहिए था, डी कैटेगरी का सब्जेक्ट मुझे मिल गया, तो मैंने ईट के साथ एस लगा करके ईट्स बना लिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या जोड़ लिया, एस जोड़ लिया, और ईट का क्या बना लिया, ईट्स बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि सेंटेंस मुझे अफर्मेटिव मिला, सब्जेक्ट मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर डी कोड वाला मिल गया, तो मेरा काम हो गया। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे। दूसरे वाक्य में क्या है कि सब्जेक्ट तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिल रहा है डी, लेकिन नॉट होने की वजह से सेंटेंस मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं मिला। सब्जेक्ट तो अकॉर्डिंगली मिल गया लेकिन सेंटेंस नहीं मिला, तो देखो ईट का ईट रह गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी मुझे सब्जेक्ट सही मिला लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, जबकि मुझे सकारात्मक चाहिए, तो यहां पर भी ईट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यहां पर भी सेम बात है कि डज राम नॉट ईट अ मैंगो, तो राम जो है फिर से मुझे अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट मिल गया लेकिन वाक्य मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं मिला। यानी कि अगर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस, आईएस या एस लगाना है तो मुझे दोनों परिस्थिति चाहिए। अब ये तो हुई एक सामान्य परिस्थिति जहां कर्ता मेरे अनुसार है, ठीक है, लेकिन वाक्य जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां कहता हूं आई ईट अ मैंगो, क्या कह दिया मैंने यहां, आई ईट अ मैंगो। अब यहां पर बताओ मैंने एस, ई एस, आई एस क्यों नहीं लगाया, या इस ईट के साथ एस क्यों नहीं लगाया। एक सेकंड पॉज करके कमेंट कर देना, कमेंट करके फिर वापस आगे पॉज कर लेना, मतलब पॉज ऑन कर लेना। यहां मैंने एस का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्यों इस वाक्य में मैंने लिखा आई ईट अ मैंगो, क्योंकि यहां पर वाक्य मुझे अपने अनुसार मिला लेकिन कर्ता मुझे अपने अनुसार नहीं मिला। यहां पर क्या था, कर्ता मुझे अपने अनुसार मिल रहा था लेकिन वाक्य मुझे अपने अनुसार नहीं मिल रहा था। यहां क्या हुआ, वाक्य मुझे अपने अनुसार मिल गया, कर्ता मुझे अपने अनुसार नहीं मिला। यहां क्या हुआ, वाक्य और कर्ता दोनों मुझे अपने अनुसार मिल गए और जैसे ही मुझे दोनों अपने अनुसार मिले मैंने एस लगा दिया। तो मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, दोनों या दोनों में से एक के ना होने पर सीधा मामला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे पहुंच जाएगा। या तो ये दोनों कंडीशन है तो ठीक है, अगर दोनों नहीं हुई या दोनों में से एक नहीं हुई तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस, ई एस, आई एस वाला मैटर खत्म है।
ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, हमारे पहले सवाल का जवाब है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल आता है कि सर ES कहाँ लगाएं, IES कहाँ लगाएं और S कहाँ लगाएं। 3 क्वेश्चन ये भी तो खड़े हैं अभी कि सर मन से कहीं भी कुछ भी पेल दे में क्या कि जहाँ मन है वहाँ ES लगा दिया, जहाँ मन है IES लगा दिया। तो ऐसा नहीं होगा, आप अपने मन मुताबिक नहीं कर पाएंगे, आपको चलना पड़ेगा नियमों के अनुसार। तो नियम यहाँ पे क्या कहता है कि कब S लगाना है, कब ES लगाना है, कब IES लगाना है, उसका सीधा सीधा नियम है। बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के नियम है, बहुत बड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट से समझोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या लिखा, A का A बनाया, यानी कि मेरे पास 3 सवाल है यहाँ पे। तो 3 सवालों को मैं 3 अलग अलग जवाबों से कवर कर रहा हूँ, मिक्स नहीं कर रहा, एक एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इफ अ वर्ब एंड्स विथ SS CH SH OX Z प्लस ES। ठीक है, हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि यदि एक वर्ब के अंत में, अब वर्ब को तो वर्ब ही बोलने देना भाई, क्रिया मत बोलो ना। यदि एक वर्ब के अंत में डैश 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 हो, ये डैश 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 में ही आ जाएंगे सारे, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यदि एक वर्ब के अंत में SS CH SH OX Z हो तो ES जोड़ें। यदि एक वर्ब के अंत में SS CH SH OX Z हो तो ES जोड़ें। देखो कितना हिंदी में भी अंग्रेजी कितनी आसानी से समझ में आती है। जरूरी थोड़ी है यार कि अंग्रेजी का कोई नियम समझना है तो अंग्रेजी भाषा में ही समझो, क्यों समझो हिंदी में समझ के अंग्रेजी में अप्लाई कर दो, सीधा देसी तरीका। समझ लो हिंदी में कॉन्सेप्ट को, और जब उस कॉन्सेप्ट को लगाने की बारी आए तो अंग्रेजी में लगा दो, क्या दिक्कत है? पंखा हो या फैन हो, काम तो गोल गोल घूम के ही करेगा। तो कॉन्सेप्ट हो वो चाहे आप इंग्लिश में समझो चाहे आप हिंदी में समझो, उसका काम करने का तरीका नहीं बदलेगा उससे। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या चाहिए ES लगाने के लिए? तो भैया हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए D और हमारा सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव, सकारात्मक। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये नियम काम करेगा। तो पिछली बार हमने देखा कि हमने ईट का बनाया ईट्स, ईट का हमने क्या बनाया, ईट्स बनाया। तो ऐसा कौन सा नियम था जिससे S जुड़ा? उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर ES क्यों जुड़ रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा राम क्रॉस द रिवर, कि राम जो है नदी पार करता है, और जब मैंने क्रॉस लिया तो उसको क्वेश्चन की तरह लिया और ये खाली जगह आपके भरने के लिए छोड़ दी। तो आपने आकर के क्या किया कि सबसे पहले देखा अच्छा राम, अच्छा भैया D, अच्छा नॉट डिड डज कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई, चलो ठीक है, यानी कि वाक्य सकारात्मक है। मैं तो ऐसे ही ढूंढता हूँ, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब देख लेता हूँ, WH वर्ड देख लेता हूँ, या फिर मैं क्या देख लेता हूँ कि नॉट वगैरह, कहीं नॉट, नो, नाइदर, नेवर कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, चलो ठीक है भाई, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट मेरा D, 2 काम मेरे हो गए, जो 2 काम मेरे को चेक करने थे चेक, यानी कि S ES या IES कुछ तो जुड़ेगा। ठीक है साहब, क्रॉस के लास्ट में क्या है, SS है, और जिसके लास्ट में SS होता है उसके लास्ट में ES जोड़ा जाता है। तो मैंने क्रॉस के आगे सीधा ES जोड़ा और क्या बना लिया, क्रॉसेस, और मेरा आंसर क्या हो गया, राम क्रॉसेस द रिवर। सेकंड आता है इसके अंदर कि चित्रांश टीच इंग्लिश, ये मेरा सवाल है, ये मेरा प्रश्न है। तो मैं वापस से देखता हूं कि चित्रांश भैया मेरा 3rd पर्सन सिंगुलर है क्या? हाँ यार सिंगुलर तो है, नाम भी है, तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो 3rd पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, यानी कि ये 3rd पर्सन सिंगुलर है, D कैटेगरी में आएगा क्योंकि नाउन है और सिंगुलर है। वाक्य सकारात्मक कुछ दिख रहा है क्या भाई, नकारात्मक या प्रश्नवाचक? नहीं, वैसे भी लास्ट में फुल स्टॉप है, इससे पता पड़ जाएगा कि प्रश्नवाचक तो है नहीं, और नो आ नहीं रहा, नॉट आ नहीं रहा, तो इसका मतलब सकारात्मक है। दोनों कंडीशन मिल गई। क्वेश्चन में लास्ट में क्या है, CH, और यदि वर्ब के अंत में CH हो तो क्या जोड़ना है, ES।
तो CH के बाद ES जोड़ा, काम खत्म। चित्रांश टीचर्स इंग्लिश, चित्रांश अंग्रेजी पढ़ाता है। अगला हमारा यहाँ वाक्य देखते हैं कि भैया मुकेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है डेफिनेटली, क्योंकि नाम है। वाक्य सकारात्मक है, वर्ब के लास्ट में SH आ रहा है, और क्योंकि SH आ रहा है तो मैं इसके आगे क्या जोड़ लूंगा, ES जोड़ूंगा और मेरा आंसर बना लूंगा। सेम कंडीशन प्रोनाउन में हम देखते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसमें ही शी इट आता ही है, तो शी जो है मेरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डी कैटेगरी में आ रही है। और गो जो है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ आने की वजह से, वाक्य सकारात्मक होने की वजह से मैंने केवल ES जोड़ा, काम खत्म। नेक्स्ट, सीमा फिक्स द मोटर, तो सीमा जो है फिर से किसी का नाम है, तो मेरा डी कैटेगरी मुझे मिल गई, वाक्य मुझे सकारात्मक मिल गया। लास्ट में आ रहा है एक्स, एक्स के नियम से लगाया ES और वर्ड बन गया फिक्सेस। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, थोड़ा धीरे चलो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं समझाने के लिए, इसमें अब बचा नहीं है कुछ। स्टार्टिंग के 2 समझाए ना, जिसको वहां समझ में आ गया वो यहाँ तक का खुद कर, वो मेरे को लगता है कि जब तक मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ तब तक उसने निपटा लिए होंगे सारे, कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा 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 खत्म, चलो हो गया डन। ठीक है, एक बार वापस स्लो चलता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो समझ ले कि मुझे इस वाक्य में SES या IES लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए डी कैटेगरी का या डी कोड का थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वो मुझे यहाँ मिल गया सीमा के तौर पे। वाक्य मुझे चाहिए सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य मिल गया, सब्जेक्ट की डिमांड पूरी हो गई, सेंटेंस की डिमांड पूरी हो गई। ठीक है, तो अब मैं SES IES कुछ भी लगा सकता हूँ। अब ES लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ES लगाने के लिए मुझे चाहिए लास्ट में या तो X हो या O हो या SH हो या CH हो या SS हो। और ये मुझे कहाँ से पता चला, तो ये मुझे इस नियम से पता चल जाएगा कि अगर ये सब आएंगे तो मुझे क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। तो फिक्स के अंदर मैंने क्या किया, ES जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, फिक्सेस बन गया। फिक्सेस बनते ही मेरा आंसर हो गया सीमा फिक्सेस द मोटर, खत्म। नेक्स्ट, बस जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वो बस क्या है, वस्तु का नाम है ना, और बस एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। तो वस्तु का नाम होने की वजह से क्या बताया था संज्ञा में, दुनिया में कुछ भी कैसा भी किसी का भी अगर कोई नाम है तो उसका वह नाम संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा है, नाउन है, नाउन है लेकिन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो डी में चला गया भैया, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाला जो चार्ट देखा था उसमें हमने देखा था सिंगुलर नाउन जो है वो डी कैटेगरी में जाता है। साथ ही साथ ये मेरा वाक्य भी सकारात्मक है, ये वाक्य भी मेरा कैसा है, सकारात्मक है। अब मुझे ये तय करना है S लगाऊं, ES लगाऊं या IS लगाऊं। तो मैं देखता हूं कि वर्ब के लास्ट में मुझे क्या मिल गया, Z मिल गया। और यहां पर मुझे अगर वर्ब नियम क्या कह रहा है, यदि वर्ब के अंत में Z हो तो ES जोड़ें। तो मैं यहाँ पे क्या किया, Z के बाद ES जोड़ दिया तो विजिज बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, विजिज। अब विजिज वर्ड ऐसा है हमने सामान्यतः सुना नहीं है, तो नीचे मैंने अर्थ लिख लिया है। विज का मतलब होता है सनसनाते हुए तेजी से निकल जाना या चले जाना, है ना। अब कई जगह क्या होता है, ये सनसनाना जो है एक भाव है, ये कोई वास्तविक शब्द नहीं है हिंदी का, या मतलब ये कोई वास्तविक अर्थ नहीं देता कि एक फिक्स अर्थ दे रहा हूँ। कई कहते हैं सनसनाते हुए, कई कहते हैं घनघनाते हुए, कई कहते हैं भन बनाते हुए। तो ये इस तरह के जितने भी शब्द है ना वो एक तेजी वाले भाव को दर्शाते हैं। तो सनसनाते हुए तेजी से निकल जाना, यानी कि बस मेरे पास से सनसनाते हुए तेजी से निकल गई, वो दर्शाने के लिए ऑन द रोड यानी सड़क पर, तो उसको दर्शाने के लिए मैंने ये वाक्य लिया है। तो लास्ट में मुझे क्या मिला, Z। तो अगर यदि वर्ब के अंत में Z हो तो भी मैं क्या करूंगा, ES जोड़ दूंगा, ES को वहां पर अटैच कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये पूरा का पूरा जो नियम है आपको क्लियर होगा। इसमें मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो याद रखना है कि वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, वर्ब के अंत के अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी कि वर्ण, है ना। वर्ब के अंत में कौन से अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं वो चीज देखो, उससे ही आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है या किस तरह से होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यदि वर्ब के अंत में, फिर से कह रहा हूं एक ही वाक्य, यदि वर्ब के अंत में, मेरे साथ साथ बोलते चलो, SS, CH, SH, O, X, Z हो तो ES जोड़ दो।
सेकंड नियम हमारा यहां आ जाता है। इसके बाद ए का बी पार्ट, वापस से हिंदी में मैं वही लिखूंगा जो पहले लिखा था। यदि वर्ब के अंत में y हो तो, लेकिन y होने पर दो परिस्थितियां बनती है। वर्ब के अंत में y है, ये तो हमें मिल गया, ये तो हमें मिल गया, लेकिन उस y से पहले क्या है हमें यह भी देखना है। यानी कि उस y से पहले यदि कोई व्यंजन है तो हम y को हटाकर IES लगा देंगे। यदि कोई व्यंजन है तो हम क्या करेंगे, y को हटाकर IES लगा देंगे। लेकिन यदि y से पहले कोई वावल है, कोई वाउल है, कोई स्वर है, तो हम क्या करेंगे, केवल s लगा देंगे। अब 99% बच्चों को पता है कि अंग्रेजी के अंदर कौन से लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और कौन से लेटर्स हैं जो वाउल्स कहलाते हैं। फिर भी अगर कोई 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं यहां लिख रहा हूं A E I O U। A E I O U जो है ये वाउल्स कहलाते हैं। तो Y से पहले A E I O U हो तो Y तो वैसा का वैसा रहता है, उसके बाद में S जुड़ जाता है। दो बातें, पहली चीज Y के बाद आप लोग क्या क्या लगा सकते हो, तो पहला तो हो सकता है कि Y को भी हटा दो और उसकी जगह IES ले आओ। दूसरा ये हो सकता है कि जो y है ना, इस y के बाद s लगा दो। ये दो काम आप यहां पे कर सकते हो, लेकिन इन दोनों कामों को करने के लिए आपका मन काम नहीं आएगा कि आपके मन में आया जो कर लिया, नहीं। यहां पर हमें 21 लेटर मिलते हैं। कौन से 21 लेटर? वो मिलते हैं जो कॉन्सोनेंट के हैं। क्या मिल जाते हैं यहां पे हमें? 21 लेटर मिल जाते हैं जो कि व्यंजन के हैं, कॉन्सोनेंट के हैं अंग्रेजी भाषा में। और ये 21 कौन से हैं? तो यहां पर जो हमें ये 5 लेटर मिले हैं, कौन कौन से? A E I O U। इनको छोड़ करके बाकी के 21 आ जावें तो फिर Y हटाकर IES कर लो, और अगर ये 5 आ जावें तो Y के बाद में S लगा दो। फिर से मेरे सामने प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया? He try so hard। वह बहुत कठिनता से या कठिन परिश्रम से कोशिश करता है या प्रयास करता है, इस अर्थ में आया। तो सबसे पहले तो मैं वापस मेरी वही हरकत, D पॉजिटिव, D पॉजिटिव, क्योंकि जब तक D पॉजिटिव नहीं होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं होगा, सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि IES S या ES कुछ लग जाए। ये लगने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो सबसे पहली चीज तो मुझे वही चाहिए। तो मुझे ये दोनों चीजें तो मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मेरे को वर्ब मिली उसमें ना तो SS है, ना CH है, ना SH है, ना X है, ना O है, ना Z है। 6 में से कोई भी चीज वहां पर नहीं है। सेम कंडीशन यहां भी मेरे साथ यही हुई कि Y से पहले मुझे ना तो वो सब मिला, अच्छा ना AEIOU है, AEIOU भी नहीं है, दोनों जगह क्या है? R है, और R क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन है। तो व्यंजन होने के कारण मुझे क्या करना है? Y को हटाना है, IES लगाना है। तो मैंने क्या करा? ट्राई में से Y को गायब कर दिया, तो ट्राई में से मेरे पास बचा TR, और उसमें मैंने जोड़ा IES, तो क्या बन गया मेरा? ट्राइज, CRIES, क्राइज। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहां तय करूंगा कि मुझे यहां पर IES लगाना है Y को हटा करके, यदि Y से पूर्व कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट। सेम बात अगर यहां पे होती है तो यहां पर क्या है? Y से पहले मुझे मिला A, Y से पहले मुझे मिला E, तो A और E दोनों ही क्या है? वाउल हैं। दोनों ही क्या है? वाउल हैं। वाउल होने की वजह से मैंने क्या किया? वाउल प्लस Y प्लस S, सीधा कुछ नहीं, प्रेम पूर्वक इसको ऐसा का ऐसा रखा, प्रे का प्रे रखा, प्लस S कर दिया। सेम कंडीशन
PREY, प्री, प्रे, प्रे का मतलब यहाँ पे शिकार करने के अर्थ में आता है। और सॉरी मैं तो भूल ही गया, डी, डी पॉजिटिव, पॉजिटिव। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट और मेरा वाक्य मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी मैं SES IES वाले पंगे में पढ़ूंगा। अगर नहीं है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस पंगे में कि एस लगाऊं, ES लगाऊं या IES लगाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जब वर्ब के अंत में Y हो और उससे पहले व्यंजन हो, जब वर्ब के अंत में Y हो उससे पहले स्वर हो, व्यंजन होने पर Y हटाकर IES लगा दिया जाता है, स्वर होने पर कुछ नहीं हटता, पूरा का पूरा जो वर्ब है वो वैसा ही रहता है, लास्ट में केवल उसके S जोड़ दिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नंबर C आता है हमारा। तो मैं कहता हूं कि एक वर्ब को डालने के लिए मेरे पास 3 खांचे हैं, सारी वर्ब्स इन 3 खांचों में ही जाएगी। ठीक है, यह है खांचा नंबर 1, यह है खांचा नंबर 2, यह है खांचा नंबर 3। तो SS CH SH OX Z जिन वर्ब के अंत में ये आ रही है वो खांचा नंबर 1 में चल जाएगी और साथ में ES जुड़वा लेगी। और जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस Y है या फिर वाउल प्लस Y है वो सेकंड वाले खांचे में आ जाएगी और साथ में क्या करेगी, या तो IES जुड़वाएगी या फिर S जुड़वाएगी, दोनों में से एक काम करेगी। अब जो सारी वर्ब हैं जो खांचा नंबर 1 में भी नहीं जा रही, 2 में भी नहीं जा रही, वो सारी की सारी खांचा नंबर 3 में आ जाएगी। इसके लिए मैंने अंग्रेजी में क्या लिखा, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ब्स प्लस S, यानी कि नियम A तथा B के अतिरिक्त सभी वर्ब्स के साथ S जोड़ें। क्या करें, S जोड़ें। अब देखो वर्ब क्या मिली मुझे यहां, सबसे पहले तो मुझे यहां पे D मिल गया, D मिलने के बाद में सेंटेंस पॉजिटिव, यहां फिर से D मिला, यहां सेंटेंस फिर से पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वॉक में लास्ट में क्या आ गया, के या एल के, राइट में क्या आ गया, ई या टी ई, है ना। तो वॉक के अंदर हमें क्या करना है, केवल एस जोड़ना है, क्योंकि वो ना तो नियम संख्या बी में आ रहा है ना नियम संख्या ए में आ रहा है। तो वॉक का बन गया वॉक्स, राइट का बन गया हमारा यहाँ पे राइट्स। ठीक है गाइस, राइट के बारे में मेरे को एक चीज कई बार मैंने कई लोगों से सुनी है, मुझे पता नहीं कितनी सही है कितनी सही नहीं है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने भी बचपन में ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, कि यदि किसी वर्ब के अंत में अगर ई आ रहा है तो ई को हटा करके ES जोड़ दो। ऐसा भी बताया जाता है कई बार कि ई को हटा करके ES जोड़ दो। तो जब ES जोड़ना ही है तो ई को हटाना क्यों है, केवल S जोड़ दो, कम जोड़ना पड़ेगा। अब वो ई रखा हुआ है पहले, तो उस बेचारे को बैठा रहने दो ना वहां पे। अब उस ई को पहले हटाओ फिर ES जोड़ो, मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा कि भाई उससे कोई लाभ होने वाला हो तो अपन ऐसा करे भी सही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा है कि कहाँ हम लोग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं। एक बार इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद हम अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करेंगे। कई स्टूडेंट्स कई बार कहते भी हैं कि सर लास्ट में 5 मिनट में रिवाइज करा दिया कीजिए। कई बार टॉपिक ऐसा होता है कि उसे लास्ट में रिवाइज कर पाते हैं, कई बार टॉपिक ऐसा होता है कि लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते, बट कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने कहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करें बीच में। तो मेन वर्ब के बारे में हमने बात की। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करना है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो जब हम ये बोलते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कवर हो जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कवर हो जाता है। परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई ऑप्शन नहीं तो कोई रूल नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करनी है, जब
सेंटेंस अफर्मेटिव हो, वाक्य सकारात्मक हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करनी है? जब वाक्य सकारात्मक ना हो, और जब वाक्य सकारात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? नकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर मैं हल्का सा लिखते हुए चलूं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सॉरी शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह कम है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। सेंटेंस सब्जेक्ट हमें चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि कोड के अकॉर्डिंग डी, और सेंटेंस हमें चाहिए अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो एस ई एस आई एस लगाएंगे, नहीं मिली दोनों या दोनों में से एक के ना होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों अथवा दोनों में से एक के ना होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ई एस कहाँ लगाएं? तो ई एस लगाने के लिए सीधी सी बात है, एस एस सी एच एस एच ओ एक्स या जेड हो वर्ब के अंत में तो ई एस लगा दो। आई एस लगाने के लिए हमें देखना है कॉन्सोनेंट प्लस वाई या फिर वाउल प्लस वाई। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई हटाओ, आई एस लगाओ। वाउल प्लस वाई है तो कुछ मत हटाओ, सीधा एस लगाओ। और बाकी जितनी वर्ब्स बची जो ना ई एस में आती है ना आई एस में आती है, उन सब में लास्ट में एस लगा दो। ये 5 मिनट में आपके पूरे लेक्चर का सारांश। मैं गाइज आपसे ये चाहता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी आपसे इस बार कि मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊं ना, उससे पहले मुझे यहां तक का पूरा डेटा प्रिपेयर चाहिए आप लोगों से कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहाँ कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, मेन वर्ब के आज के जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो, ये सारा डेटा मुझे आपसे रेडी चाहिए, प्रिपेयर चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो मैं एक प्रैक्टिस वीडियो बना करके लाने वाला हूं, जिसमें पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम केवल एक वीडियो में, उस नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद हम जाकर के रूल्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। जब तक आप लोग मुझे अश्योर नहीं कर देते कि यहां तक का डेटा रेडी है, तब तक सेकंड पार्ट जो है या सेकंड फ्रेज जो है टेंस का, उसमें एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही सरल डेटा है, 2 घंटे का काम है केवल। अगर 2 घंटे ध्यान से बैठ करके देख लिया तो ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।